अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 253 अपनी बुक का ओपन करेंगे। चैप्टर 11 हम स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है 11.4 द इक्वलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। According to the special theory of relativity, mass and energy are distinct entities but are interconvertible. The total energy E and mass m of an object are related by the expression E is equals to mc square, where m depend on the speed of the object. At rest, the energy equivalent to of an object mass m naught is called its rest mass energy E naught. Thus, E naught is equals to m naught c square. As mc square is greater than m naught c square, the difference of energy mc square minus m naught c square is due to the motion, and it represents the kinetic energy of the mass. Hence, kinetic energy is equals to m minus m naught c square. From equation 11.4, the change in mass m due to change in energy delta is given by delta m is equals to delta E divided by c square. Because c square is a very large quantity, this implies the small changes in mass require very large changes in energy. In our everyday world, energy changes are too small to provide measurable mass changes. However, energy and mass changes in nuclear reactions are found to be exactly in accordance with the aforementioned equations. छोटा सा टॉपिक है बेटे जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है। टॉपिक हमारा है द इक्वलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। हम इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही की बात करें और उसी को हम देखें तो मास और एनर्जी जो हैं दे आर टोटली डिफरेंट एंटाइटीज, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या हैं? दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मास और एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी जो हैं ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं बेटे दे आर इंटर कन्वर्टेबल। आपको पता है एनर्जी को हम किससे राइट करते हैं? कैपिटल ई से। मास को किससे राइट करते हैं? स्मॉल एम से। और आपको पता है इसकी एक्सप्रेशन क्या होती थी? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या था? मास था। सी क्या था? हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट थी। ठीक है, अब ये जो एम है यहाँ पे ये एम डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसी पे डिपेंड कर रहा है उसका मास। और इसी तरह अगर जो पहले तो हमने कह लिया ना, इक्वेशन हमने पढ़ी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा हमारा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और इक्वेशन भी बेटे आगे देखेंगे, E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो इस एनर्जी में और इस एनर्जी में डिफरेंस क्या है? इस एनर्जी में और इस एनर्जी में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। और इसका मास जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट मास कहेंगे। और रेस्ट मास को हम कैसे राइट करते हैं? एम नॉट से राइट करते हैं। एम सी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू एम नॉट सी स्क्वायर। और जो डिफरेंस है एनर्जीज का उसको हम कैसे राइट करेंगे वो भी यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है। और अगर हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखनी होगी तो उसको भी हम किस तरह से राइट करेंगे वो भी यहाँ पे गिवन है। मैं आपको भी बेटे इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। आगे अगर हम फर्दर चलें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, अगर जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था ना, तो अगर हमने m फाइंड करना हो तो m यहाँ पे चला जाएगा। हमारी इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मास और जो हमारी एनर्जी थी दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू बेटे आपको पता है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। और स्मॉल चेंजेस इन मास अगर हो तो उसकी वजह से एनर्जी में एक लार्ज चेंज आएगा। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें कि एनर्जी चेंजेस जो हैं दे आर टू स्मॉल। ठीक है, लेकिन मास और जो एनर्जी चेंजेस हैं अगर हम इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखेंगे तो दे आर फाउंड टू बी एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द जो हमने अभी इक्वेशंस किए हैं उन्हीं के अकॉर्डेंस आएगा। मैं आपको बेटे ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ करें एंड देन फर्दर जो है इसको हमें समझने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इक्वलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं राइट करती हूँ
इक्वलेंस, EQUIVALENCE, equivalence between mass and एनर्जी। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इक्वलेंस बिटवीन मैस एंड एनर्जी। इक्वलेंस का मतलब क्या हुआ कि इक्वल, इन दोनों में चीज़ों में क्या चीज़ इक्वल है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस और एनर्जी जो हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों को हम लोग वैसे ये डिफरेंट हैं इन दोनों एंटाइटीज, लेकिन दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मैट्रिक में भी बेटे एक रिलेशनशिप पढ़ी थी जिसको हम लोग क्या कहते थे, मास एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ी थी ना आपने। अब मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या थी, मास एनर्जी रिलेशनशिप थी हमारी E=mc²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी E एंड द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड बाय दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी जो टोटल एनर्जी है और मास है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका हम इस इक्वेशन से रिलेट करेंगे। क्या इक्वेशन है, E=mc²। E क्या होगी, हमारी एनर्जी होगी, m क्या हो गया, मास हो गया, c क्या होगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट की है, m जो है, m डिपेंड, m किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है बेटे, m डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड, किसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये चीज़ आपने याद रखनी। यहाँ पे जो m है बेटे, ये m किस पे डिपेंड करता है, ये m डिपेंड करता है ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास, अभी हमने ये तो पढ़ लिया ना, मास एनर्जी रिलेशनशिप है। अगर आपके पास रेस्ट मास हो, यहाँ पे मैं अगर सपोज लिखती हूँ रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, अभी तक बेटे हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हमने दो तरह की लेंथ पढ़ी, हमने एल पढ़ा, एल नॉट पढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर भी हमने दो तरह का पढ़ा, टाइम डायलेशन भी हमने दो तरह की पढ़ी, टी पढ़ा और टी नॉट पढ़ा। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ देखेंगे। अब हम बात करेंगे रेस्ट मास एनर्जी की। रेस्ट मास एनर्जी क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट होगा, क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट होगा, एनर्जी जो है इक्वलेंट टू ऑब्जेक्ट मास m नॉट हम लेंगे। इस केस में हम मास क्या लेंगे, हम लेंगे m नॉट। क्या लेंगे, m नॉट लेंगे। और ये m नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, ये उस ऑब्जेक्ट का मास होगा जो कि रेस्ट पे होगा, और इस केस में जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज E नॉट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, E नॉट। और E नॉट क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज रेस्ट मास एनर्जी। मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि अगर आपने इसको नोट्स की फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग लिख लो, इसलिए मैं इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, और जो एनर्जी हो जाएगी वो E नॉट हो जाएगी। यानी कि रेस्ट मास एनर्जी जो है उसको हम इस तरह से राइट करेंगे, और इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगी फिर वो हमारी क्या हो जाएगी, E नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट c²। ठीक है, क्लियर है बेटे। अब हमारा क्या हो गया कि हमने यहाँ पे क्या देख लिया, मास एनर्जी रिलेशनशिप देखा, फिर हमने क्या लिखा, रेस्ट मास एनर्जी यहाँ पे देख ली कि रेस्ट मास एनर्जी क्या है, वो है E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c²। इज दैट क्लियर। आगे हम देखेंगे, अब अगला जो हम चीज़ यहाँ पे क्या देखी, हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या देखेंगे हम, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि mc² जो है बेटे वो क्या है, ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है बेटे, वो ग्रेटर होता है m नॉट c² से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। mc² जो है वो ग्रेटर होता है किससे, m नॉट c² से। इसी तरह अगर हम इस एनर्जी में अब डिफरेंस देखना हो, हमने डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे हम राइट करेंगे, हम राइट करेंगे mc² माइनस m नॉट c²।
और ये जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज का बेटे, ये क्यों आएगा? दिस इज ड्यू टू मोशन। एक मोशन में है ऑब्जेक्ट और एक मोशन क्या, ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था। तो हमारे पास जब हमने एनर्जीज का डिफरेंस देखना होगा तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे वो भी मैंने आपको बता दी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इक्वेशन में। और हमारी इक्वेशन क्या होगी अगर हम इसको इस परस्पेक्टिव में देखें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी m माइनस एम नॉट, और यहाँ पे सी स्क्वायर जो है वो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। उसके बाद हमारा आता है कि चेंज इन मास ड्यू टू चेंज इन एनर्जी। हमारे मास में एक चेंज आ जाएगा ड्यू टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, उसको आप कैसे लिख लोगे, आप लिख लोगे चेंज इन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन मास। हमारा मास जो है वो चेंज हो जाएगा, इसको मास लिखना है, चेंज इन मास ड्यू टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है बेटे, मैंने आपको क्या कहा कि जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन की है, तो चेंज इन मास m जो है, यानी कि मास में जो चेंज आएगा वो क्यों आएगा, दिस इज ड्यू टू चेंज इन एनर्जी। और इस इक्वेशन को हम किस तरह से राइट करेंगे बेटे, इसको हम सिंपली राइट करेंगे डेल्टा m इज इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इस ये जो मैंने ट्राइंगल लगाया यहाँ पे, इसका मतलब होता है चेंज। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, हमने यही पढ़ी थी ना, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर हम एम सी को इधर ले जाऊँ, ई को इधर ले आऊँ, ठीक है, अगर मैंने एम फाइंड करना हो तो एम यहीं रह जाएगा, और ये सी यहाँ पे मल्टीप्लायर है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, बस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया है, और ये आपके पास ये इक्वेशन आई। यहाँ पे मैंने डेल्टा का साइन डाला, ये जो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, चेंज इन मास एंड चेंज इन एनर्जी। अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या है कि सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर इज वेरी लार्ज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज वेरी लार्ज। सी स्क्वायर जो है बेटे ये बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है, ये इंडिकेट करती है कि माइनर चेंज भी अगर मैथ्स में आए तो इट रिक्वायर ह्यूज चेंज इन एनर्जी। अगर हमारे पास मैथ्स में माइनर चेंज भी आता है तो आपका जो एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज जो है वो एनर्जी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आपके इसी पैराग्राफ में आपको बताया हुआ कि इसी चीज़ का इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर हम देखें इम्प्लीकेशंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ये इक्वेशन का न्यूक्लियर जो हमारे पास रिएक्शन आते हैं उसमें इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। अगर हम अपनी बेटे रूटीन लाइफ में देखें तो एनर्जी चेंजेस जो हैं दे आर टू स्मॉल। ठीक है, और इससे हमें मेजरेबल मास चेंजेस जो हैं वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन यही एनर्जी और मास चेंज अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखें तो ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करके बेटे बताया, जो भी हमने इक्वेशन अबव देखी सेम टू सेम वैसे ही चेंजेस आएंगे जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात होगी। तो ये सिंपल सा एक फिनोमेना था। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंस पढ़ी बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको पॉइंट वाइज जो है ये बता सकूँ। आप जब भी इसके ऊपर नोट लिखना तो कोशिश करना ऐसे ही हेडिंग दे के, ठीक है, नोट लिखो। इनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बेटे जब आपने हेडिंग देनी है ना तो आप इसको इस तरह से, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ ना वर्ड्स, ये हेडिंग्स हैं आपकी। ठीक है, और उसी के नीचे जो है फिर आप आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करोगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है। आपने जब भी इस पे क्वेश्चन लिखना है, इस पे नोट लिखना है, तो आपने कोशिश करनी है जैसे मैंने आपको भी ये सारे पॉइंट्स बताए ना, इन्हीं पॉइंट्स को आपने हेडिंग्स दे देनी है। ठीक है, और हेडिंग्स में आपने वही नीचे चीज़ें लिखनी है और उन्हीं को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने इक्वेशन पढ़ ली, इक्विवेलेंस पढ़ लिया बिटवीन मास एंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 11.15 स्पेस टाइम इन
Relativity. Space is said to be the three-dimensional extent in which all objects and events occur. It provides a framework to define the position and motion of various objects under the influence of some forces. Time measured the sequence and duration of event. In the theory of relativity, time is not absolute. It is considered the fourth dimension. For example, oscillatory motion such as that of swinging pendulum relies on time to determine the frequency of oscillations. Another example is time dilation, a phenomenon discussed earlier in this chapter, where time passes more slowly for an observer moving at extremely high speed compared to one at rest. The special theory of relativity explained that space and times are related to each other. It describes how space and time are influenced by gravity and speed, such as the bending of light around massive objects like stars. Space-time is in fact a mathematical model that unifies space-time into single continuum. It is a concept used to describe all points of space and time and their relation to each other. According to Einstein theory, space-time is curved, especially near massive bodies and for speed approaching speed of light. We can hypothetically visualize this as a fabric sheet. If a heavy ball is placed over this sheet, it curves as shown in figure 11.2. Objects such as stars and planets cause space-time to curve around themselves, much like an elastic fabric deforms when holding a ball. The more massive the object, the deeper the curve. Consequently, we do not speak of a force gravity acting on bodies. Instead, we say that bodies and light rays move along geodesics, analogs to straight lines in plane geometry in curved space-time. Thus, body at rest or moving slowly near a massive object would follow a geodesic toward that object. Einstein theory provides a physical picture of how gravity works. Newton discovered the inverse square law of gravity and explicitly stated that he offered no explanation for why gravity should follow this law. Einstein theory also described gravity as following an inverse square law except in strong gravitational field, but explained why this is so. This is why Einstein theory is considered an advancement over Newton, even though it encompasses Newton theory and yields the same result as Newton theory in all but very strong gravitational fields. The bending of starlight caused by the sun gravity was measured during a solar eclipse in 1919. The result matched Einstein theory rather than Newton's, leading to Einstein theory being hailed as a scientific triumph. Another success of Einstein theory was the detection of gravitational waves produced by some celestial event causing disturbance, squeezes, and stretches in the curvature of space-time. The waves are detected in 2015 and announced in 2016. नेक्स्ट पेज पे आए. Hypothetical example of space-time. Let a spaceship be traveling to a star with half of the speed of light. Let it takes 8 years to reach the star. From the point of view of the observer on the Earth, from the Earth point of view, the clocks on the spaceships are moving slowly. So that less time passes on the spaceships compared to the Earth. For the spaceship occupants, the length of the journey has contracted, which they cover in less time. The occupants of the spaceship record 7 years to reach their destination rather than 8 years. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है बहुत इजी टॉपिक है. हमने पढ़ा स्पेस टाइम इन रियलिटिविटी. ठीक है, जिस तरह हमने अभी सारी थ्योरी बेटे मैंने आपको पढ़ाती आई हूँ, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, उसी तरह अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया डेट इज स्पेस टाइम रिलेटिविटी. हम सिंपल सा टॉपिक है, पैराग्राफ की तरह का है. इसमें से कोई मेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं आते, लॉन्ग शायद आ जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको आना चाहिए. हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले इसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई कि क्लासिकल फिजिक्स, अगर आप लोग देखो क्लासिकल फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो स्पेस और टाइम जो हैं इनको हम लोग इंडिपेंडेंट एंटाइटीज के तौर पर बेटे हमेशा रीड आउट करेंगे. हमेशा आप लोग इनको इंडिपेंडेंट एंटाइटीज के तौर पे ही पढ़ोगे, स्पेस को और टाइम को. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने हमें एक न्यू जो है
एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उसने हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया? उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कंसेप्ट। बेटे किस चीज़ का कंसेप्ट? स्पेस और टाइम का कंसेप्ट, जहाँ पे टाइम को हमने ट्रीट किया एज द 4 डायमेंशन अलॉन्ग साइड द 3 स्पेशल डायमेंशन। यानी कि हमारे पास पहले क्या था? 3 स्पेशल डायमेंशंस थी। 3 स्पेशल डायमेंशंस कौन कौन सी हैं बेटे? आपको पता ही है ना कौन कौन सी थी? हमारे पास लेंथ थी, विड्थ थी और हाइट थी। यानी कि पहले हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे 3 स्पेशल डायमेंशन, लेकिन उसके बाद बेटे आइंस्टाइन ने एक 4 डायमेंशन भी बताई, और वो 4 डायमेंशन जो थी दैट इज टाइम। ठीक है, यानी कि उसने टाइम को एज ए 4 डायमेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसने इसको एज ए 4 डायमेंशन बेटे हमें बताया, तो इस आइडिया ने हमें ज़्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग दी किस चीज़ की? यूनिवर्स की। यानी कि जो 4 डायमेंशन के तौर पे हमारे सामने टाइम जब आया, तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग आती है किसकी? यूनिवर्स की। पार्टिकुलरली जब हम लोग किसी भी हाई स्पीड को डील कर रहे हों, स्पेशली स्पीड ऑफ लाइट के जो क्लोज हो, और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स हमारे पास हों, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट जो हैं वो आइडियाज़ आए हैं इस 4 डायमेंशन की वजह से। ठीक है, डेट इज टाइम डायलेशन, हमने अभी पढ़ा भी। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस। ठीक है, स्पेस आता है। व्हाट इज स्पेस? यहाँ पे आपकी यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है व्हाट इज स्पेस। तो स्पेस को आप लोग किस तरह बताओगे कि स्पेस इज अ 3 डायमेंशनल एक्सटेंट। स्पेस जो है एक 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है। बिल्कुल इसी के जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी के स्टार्ट में बेटे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि स्पेस जो है ये एक 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है, जहाँ पे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट जो हैं वो होते हैं, और ये एक फ्रेमवर्क देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन को डिफाइन करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन याद करोगे, आपके पेपर में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज यू मेंट बाय स्पेस? ठीक है, तो स्पेस की डेफिनेशन हमने क्या कर ली कि बेटे स्पेस जो है एक 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है, जहाँ पे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट और इवेंट जो हैं वो होते हैं, और इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टू डिफाइन द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्सेस। कुछ ना कुछ फोर्सेस जो है उनके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, और उन्हीं फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आपके पास जो है वो मोशन होती है। उसके बाद बेटे यहाँ पे 2 मेन चीज़ें आती हैं, हमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। एक आपको बताया हुआ है ऑस्किलेटरी मोशन में टाइम का क्या रोल है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है टाइम डायलेशन, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस भी हो गया। ये भी शॉर्ट, मैं साथ साथ ये भी बताती रहती हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल ऑफ टाइम इन ऑस्किलेटरी मोशन, एंड सेकेंड डिफरेंस आपका क्या है, व्हाट इज टाइम डायलेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो गौर से सुनो। रोल ऑफ टाइम इन ऑस्किलेटरी मोशन क्या है? जैसे ऑस्किलेटरी मोशन की एग्जांपल लो, आपकी बुक में भी जैसे एग्जांपल है स्विंगिंग पेंडुलम। ऑस्किलेटरी मोशन जो है बेटे ये डिपेंड करती है ऑन टाइम, यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन टाइम पे डिपेंड करती है, और इस टाइम से हम क्या चीज़ डिटरमिन करते हैं? हम डिटरमिन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस। और कॉमन एग्जांपल ऑस्किलेटरी मोशन की हमारे पास क्या आती है? स्विंगिंग पेंडुलम आती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप लोग टाइम डायलेशन की बात करोगे, तो टाइम डायलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे टाइम जो है बेटे बहुत, यानी कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्लोली जो है वो पास होता है फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड कंपेयर टू ऑब्जर्वर एट रेस्ट। यानी कि 2 ऑब्जर्वर आपके पास हों, एक ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे हो, एक ऑब्जर्वर आपका जो है वो मोशन में हो, तो टाइम डायलेशन जो है एक ऐसा फिनोमेना होगा जहाँ पे टाइम जो है वो बहुत स्लोली पास होता है उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि मूव कर रहा होगा एट हाई स्पीड, और एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे होगा। यानी कि जो मोशन कर रहा है उसके लिए जो टाइम डायलेशन है वो क्या होगी कि टाइम जो है बहुत स्लोली पास होगा एज कंपेयर टू वो ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक डिफरेंस भी हमने जो है वो देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे अभी रीड आउट किया, हमारे पास आया कि स्पेस टाइम जो है इसकी रिलेशन क्या है इन रिलेटिविटी में। स्पेस टाइम जो है इनकी क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है स्पेस और टाइम को, कि स्पेस और टाइम जो हैं दे आर रिलेटेड, ये दोनों की दोनों क्या हैं, रिलेटेड हैं। और ये हमें डिस्क्राइब करते हैं कि स्पेस और टाइम जो हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी से और स्पीड से ये इन्फ्लुएंस होंगे। और कॉमन एग्जांपल स्पेस टाइम रिलेशनशिप की आपके पास क्या आती है, बेंडिंग ऑफ लाइट आती है अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइट है, यानी कि सॉरी जैसे कि स्टार है, स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द जो बेंडिंग होगी लाइट की वो आपको क्या चीज़ शो करेंगे, वो आपको शो करेगी स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम। ये है बेटे जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने स्पेस और टाइम का भी एक रिलेशनशिप देख लिया कि स्पेस और टाइम जो है ये इन्फ्लुएंस होते हैं बाय ग्रेविटी एंड स्पीड, ठीक है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेस टाइम एट यूनिफाइड कंसेप्ट। आपकी बुक में यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है यूनिफाइज, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक यूनिफाइड कंसेप्ट आता है किसका, स्पेस और टाइम का। अब ये कंसेप्ट क्या है, मैं अभी जो वर्ड यूज कर रही हूँ यूनिफाइड, व्हाट डज इट मीन, यूनिफाइड कंसेप्ट आएगा हमारे पास स्पेस और टाइम का। स्पेस और टाइम एक मैथमेटिकल मॉडल है बेटे, ये स्पेस और टाइम को सिंगल कॉन्टिनम में जो है वो यूनिफाई करेगा और ये हमें डिस्क्राइब करेगा स्पेस और टाइम के तमाम पॉइंट्स और उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें बेटे, नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, तो न्यूटन ने भी हमें ग्रेविटेशन की एक थ्योरी दी थी। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग इस बुक के बिल्कुल स्टार्ट में न्यूटन की ग्रेविटेशन की थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी थी। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती थी किसकी तरफ बेटे, प्रोडक्ट ऑफ द मॉसेस, और इनवर्सली पोर्शन होती थी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। याद आया, ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ाई है किसकी, ग्रेविटेशनल, उसकी क्या किसके इक्वल थी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। बेटे ये क्या थी, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है इक्वेशन थी, और हमने ये पढ़ी भी थी स्टार्ट में। हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मासेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, ये जो उनके डिस्टेंस के स्केयर के, ठीक है। और उसको हम किस तरह से राइट करते थे, हम राइट करते थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो बेटे न्यूटन ने डिस्कवर किया था इनवर्स स्केयर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इसने हमें न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ था इसमें हमें इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ग्रेविटी जो है वो इस लॉ को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। उसके बाद जब नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं जिसकी अभी हम सारा आप लोग थ्योरी भी पढ़े हो, स्पेशल थ्योरी, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया था एज कंपेयर टू न्यूटन। यानी कि अब आपके पास दो साइंटिस्ट आ गए, एक न्यूटन आ गया, एक आपके पास आइंस्टाइन आ गया, और दोनों के हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कह दिया कि आइंस्टाइन थ्योरी जो है उसने फिजिकल पिक्चर दी आपने कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी हम pढ़ते हैं, आइंस्टाइन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आइंस्टाइन ने हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर प्रोवाइड की किसकी, ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है, जबकि न्यूटन ने हमें ये चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। इसी तरह जो आइंस्टाइन था उसने हमें ये भी डिस्क्राइब किया कि ग्रेविटी जो है ये फॉलो होती है इनवर्स स्केयर लॉ से, ठीक है। और फिर बहुत सारे बेटे आगे फर्दर जो है इसको अगर हम पढ़ते रहें, मतलब काफ़ी सारा देखो आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। तो दो मेन चीज़ें यहाँ पे आप याद रखोगे। पहली चीज़ आप याद रखोगे आइंस्टाइन की थ्योरी है ग्रेविटी की, उसने क्या कहा था कि ग्रेविटी इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम काज्ड बाय मैसेस, ठीक है। ये मेन उसका पॉइंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। न्यूटन की थ्योरी की बात मैं कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा कि न्यूटन की थ्योरी जो है वो फिजिकल पिक्चर देती है हमें कि ग्रेविटी किस तरह काम करती है, कि हाउ ग्रेविटी वर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया कि
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी की पिक्चर ज़्यादा अच्छे से दी थी, ठीक है। तो इस केस में आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटी जो है इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम काज बाय मैसेस, और हम स्पेस टाइम को इमेजिन करेंगे लाइक फैब्रिक शीट, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी बुक में ये एक्सपोज शीट है, ठीक है। और ये शीट जो है बिल्कुल एक फैब्रिक शीट के तौर पे जो है स्पेस टाइम जो है ये आप इसको इमेजिन करोगे व्हेन, और जब इसके ऊपर एक हैवी बॉल आता है तो ये जो शीट है इसके अंदर सेंटर में कब आ जाता है, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज ये शीट है, ये एक हैवी मैस आ गया, कोई भी आ सकता है, ये प्लैनेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, तो जब ये इसके शीट के ऊपर आती है तो यहाँ पे आपको एक कर्व नजर आएगा, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में यही चीज आपको जो है वो शो की गई है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जब हैवी बॉल जो है इस शीट के ऊपर आएगा, शीट जो है वो कर्व करेगी, इसी तरह स्टार और प्लैनेट जो हैं वो स्पेस टाइम में कर्व करते हैं। और जितना ऑब्जेक्ट मैसिव होता है, जितना किसी ऑब्जेक्ट का बेटे मास ज़्यादा होगा, उतना ही कर्व जो है वो क्या होगा, डीपर होगा। जितना ये मास ज़्यादा होगा उतना कर्व जो है वो क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा। सिंपल बात है ना, कोई भी शीट है उसके ऊपर आप वजन डालो, जितना ज्यादा वजन होगा उतनी वो शीट नीचे जाएगी ना। तो यही फिनोमेना यहाँ पे भी बेटे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन थ्योरी ने हमें क्या बता दिया कि ऑब्जेक्ट और जो लाइट रेज हैं दे मूव अलोंग जियोडिस्क, ठीक है। अब जियोडिस्क क्या है, ये प्लेन ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एनलॉन्ग टू स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जियोडिस्क कहते हैं। उसके बाद बेटे आइंस्टाइन थ्योरी जो है उसको हमने कंसिडर किया एज एन एडवांसमेंट, ठीक है। यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो है डेट इज मोर एडवांस एज कंपेयर टू न्यूटन थ्योरी, और एडवांसमेंट है इसकी ओवर न्यूटन बिकॉज इट एक्सप्लेन व्हाई द इनवर्स स्क्वायर लॉ एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल जो हैं एविडेंसेस आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, एक्सपेरिमेंट के एविडेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। दो यहाँ पे आइंस्टाइन के एविडेंसेस थे, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, एक था 1919 में सोलर क्लिप्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में भी उसका जिक्र है, और दूसरा 2015 में ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन है। ये दो मेन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिससे ये चीज़ प्रूफ होती है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो है दैट इज मोर एडवांस एज कंपेयर टू न्यूटन। एक दफ़ा थोड़ी सारी इसकी हिंट दे देती हूँ कि 1919 में जो सोलर क्लिप्स वाला एक्सपेरिमेंट था बेटे, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट बताई थी बाय सन ग्रेविटी, यानी कि आपके पास स्टार लाइट की बेंडिंग होती थी सन की ग्रेविटी की वजह से, और उसको ऑब्जर्व किया गया था और कंफर्म किया था किसने, इसको बेटे आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन ने। और ये रिजल्ट जो हैं आइंस्टाइन की थ्योरी से मैच करते थे लेकिन न्यूटन के साथ मैच नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आता था वो कौन सा था, 2015 में हमारे पास जो एविडेंस आया था वेव्स डिटेक्शन का, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन का। उसमें क्या हुआ था कि ग्रेविटेशनल वेव जो हैं वो रिपल्स की थी इन स्पेस टाइम, और ये किस लिए हुआ था, क्यों काज हुआ था, दिस इज ड्यू टू हैवी मैसिव कैलेस्टियल इवेंट्स, जो बहुत बड़े बड़े मैसिव कैलेस्टियल इवेंट्स थे उनकी वजह से जो है ये एक ग्रेविटेशनल वेव्स का रिपल हमारे पास जो है वो आता है। और ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था इन 2015 में, और इसको अनाउंस किया गया था 2016 में, और इसने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड की थी फॉर आइंस्टाइन थ्योरी। इन शॉर्ट कि बेटे आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो ज़्यादा एडवांस है एज़ कंपेयर टू न्यूटन, ठीक है। हमारे पास उसको प्रूफ करने के लिए दो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है मैंने अभी आपको बता दिया, एक 1919 में सोलर क्लिप्स वाला है और दूसरा 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पेस टाइम, ठीक है। अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे चलो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पेस टाइम, इजी सी एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बताती आती हूँ। सपोज करो लेट अ स्पेसशिप जो है वो ट्रेवल करिए टू अ स्टार विद, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, हाफ ऑफ द लाइट है, ठीक है, उसकी स्पीड। अब उसको 8 years लगे टू रीच द स्टार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अर्थ पे था। यानी कि अगर सपोज हम हैं, हम अर्थ पे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, हमारे लिहाज से उस स्पेसशिप को कितना टाइम लगा, 8 years लगा, ठीक है। अब ये तो फ्रॉम द अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, क्लॉक जो है ऑन द स्पेसशिप आर मूविंग स्लोली, ठीक है।
सो डैट हम देखेंगे कि यहाँ पे लेस टाइम जो है वो स्पेसशिप पे पास हुआ एज कम्पेयर टू द अर्थ। लेकिन अगर हम स्पेसशिप ऑक्यूपेंट्स को देखें तो जो लेंथ ऑफ द जर्नी होगी वो क्या हो जाएगी बेटे, वो श्रिंक हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से लेस टाइम कवर होगा। और वो ऑक्यूपेंट जो कि स्पेसशिप में होंगे वो कितना टाइम रिकॉर्ड करेंगे, वो टाइम रिकॉर्ड करेंगे 7 ईयर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन रादर देन 10 ईयर्स। यानी कि हमारे लिए वो टाइम कितना होगा, 8 ईयर्स, और उस ऑक्यूपेंट जो स्पेसशिप में है उसके लिए कितना टाइम होगा, 7 ईयर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग जब हमने टाइम डायलेशन पढ़ा था वहाँ पे भी ये एग्जांपल हमने पढ़ी थी। इसके साथ ही बेटे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इन द एंड हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको भी मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल है, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड 3s in the inertial frame of reference of the pendulum. What is its period measured by an observer moving at a speed of 0.95 c with respect to the pendulum? Given क्या है, t नॉट, v गिवन है, आपने टाइम पीरियड t फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करोगे, हमारे पास इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की थी, आपको इक्वेशन मैंने बताई थी, जस्ट हमने ये इक्वेशन पुट करनी है, उसमें वैल्यूज पुट करो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अ बार 1 मीटर length and located along x-axis moving with the speed 0.75 c with respect to stationary observer. What is the length of the bar as measured by the stationary observer? L नॉट आपको दिया हुआ है, v दिया है, L आपने फाइंड करना है। सिंपली यहाँ पे भी हमने जब लेंथ करेक्शन आपने पढ़ा था तो हमने ये इक्वेशन देखी थी, वही इक्वेशन आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, वैल्यूज प्लेस करो और आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। लास्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है 11.3, फाइंड द मास m ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड 0.8 c। यहाँ पे हमने मैथ्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो और आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।